तो चलिए फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा क्या है? सेल बेसिस यूनिट ऑफ द लाइफ। जो सेल होता है ये हमारा बेसिस यूनिट ऑफ द लाइफ होता है। मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बने हुए होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, नीट के लिए हमारा नीट क्रैश कोर्स है दोस्तों, तो जो बहुत ही छोटे वीडियो का होगा, इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ बचेगा नहीं, जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, सभी इसी में इंक्लूड है। आप एक बार इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या छूट रहा है। आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ आपको छूटा हुआ है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ होता है दोस्तों। जो हमारा सेल होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और विदाउट जो सेल होता है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल के नहीं रह सकता दोस्तों, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसको सर्वप्रथम हमारे दिए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने। इसको सर्वप्रथम सेल को हमारे दिए थे, डिस्क्राइब किए थे। वो भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने हमारा डेड सेल को दिया था दोस्तों। डेड सेल को दिया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जैसे जैसे हम आगे बढ़तेंगे वैसे वैसे बताएंगे आपको लिविंग सेल किसने दिया था, सबको बताएंगे दोस्तों। तो सेल थ्योरी को हमारे दिए थे स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने। स्लाइडेन एंड स्वान साहब ने दिया था। तो स्लाइडेन ने सर 1829 में दिया था और स्वान ने 1839 में दिया था। स्लाइडेन ने जो है दोस्तों, ये जर्मन बोटेनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। जर्मन बोटेनिस्ट ये थे और ये प्लांट किंगडम पे कार्य किए थे। स्वान साहब हमारे जर्मन बोटेनिस्ट थे और प्लांट पर कार्य किए थे सेल के बारे में, और स्वान साहब हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जबकि इन्होंने एनिमल पे कार्य किए थे। इतना आप याद रखिएगा इनके बारे में। उसके बाद जो सेल थ्योरी है दोस्तों, यू डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू नेट सेल इज एराइजेज। जो हमारा ये स्लाइडेन साहब ने जो सेल थ्योरी दिया था, वो ये नहीं बता पा रहा था कि सेल थ्योरी जो है वो कैसे जो है न्यू सेल एराइज कैसे हो जा रहे हैं हमारे बॉडी में। जो जैसे आपको कोई वुंड हो गया या घाव हो गया, उसको रिपेयर होने के लिए न्यू सेल आ जाते हैं उसके ऊपर से दोस्तों। तो वो न्यू सेल कहाँ से आ रहे हैं ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद हमारे आए रुडोल्फ विर्कोव साहब ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ विर्कोव साहब ने हमारे आए। इन्होंने बताया कि न्यू सेल जो एराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमारे पुराने सेल हैं उन्हीं से ये मिलके आते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल है जो उन्हीं से मिलकर आते हैं। इसका इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया था, जिसको हमने कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसको इन्होंने नाम दिया था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोड्यूस ऑफ सेल। ऑल सेल एराइजेज इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ विर्कोव साहब की बातों के द्वारा कहा गया। इन ओवरऑल ऑफ सेल, ये देखिए आप, सेल डिफर ग्रेडली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जो सेल होता है वो सब में डिफरेंट होता है। माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल 0.03 माइक्रोमीटर। एक आप ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट है, जो ऑस्ट्रिच का एक होता है सबसे बड़ा होता है सेल, और माइक्रोप्लाज्मा का सबसे छोटा है। माइक्रोप्लाज्मा में पीपीएलओ का भी ऑप्शन दे दोस्तों, आप पीपीएलओ पे जाएंगे क्योंकि वो 0.01 होता है, तो आप माइक्रोप्लाज्मा पे वहाँ नहीं जाएंगे। अगर बोथ दिया है तो बोथ पे जा सकते हैं, अगर पीपीएलओ दिया है तो आप फर्स्ट चॉइस पीपीएलओ को लेंगे। नर्व सेल ऑफ द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। जो हमारा नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट है दोस्तों। देखिए लॉन्गेस्ट में हमारा यन आ रहा है, लॉन्गेस्ट में हमारा यन आ रहा है, और नर्व में भी हमारा यन आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट सेल जो हमारा नर्व सेल है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। बैक्टीरिया का जो होता है 3.53 और 3 से 5 तक होता है। वायरस का 0.02 से 0.2 होता है। आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर होता है। इसको आप डायमीटर याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सर्कुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसके कहने का मतलब जो जितने भी हमारे सेल के एक्टिविटी हैं वो साइटोप्लाज्म में ही हमारे चलते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। तो सर्वप्रथम हमारा इसके बाद आते हैं दोस्तों कि हमारा ये जो है सेल दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो हम आपको पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। प्रो मतलब जो होता है दोस्तों हमारा प्रथम, प्रो मतलब पहले, कौन सी चीज़ पहले आया, प्रो मतलब प्रथम होता है पहले। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो पहले यही आया होगा। इसमें जो होता है पहले यही आया। देखो कोई चीज़ जब दोस्तों पहले आती है तो ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती, उसके बाद धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होता है तो जाके बढ़िया बनती है। तो प्रोकैरियोटिक पहले आया तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं पाई जाती थी, तो बाद में जब यूकैरियोटिक को डिस्कवर किया गया तो उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो इसमें नहीं थी वो उसमें उपस्थित होने लगी। तो हम देखते हैं लाइक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये एब्सेंट इसमें थे। रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू गिनी एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। इन एडिशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव सेल स्मॉल सेलुलर डीएनए, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और इसमें जो होता है प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया रखा है तो बैक्टीरिया में ही ऑलमोस्ट प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद आगे हमारा आता है ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वेल सराउंडेड दिस सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जो इस ऑल प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वाल इसमें पाया जाता है, सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और जो होता है ये एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल इनवेलप क्या होता है? इनवेलप मतलब लिफाफा, एक के अंदर एक का पैकेजिंग होना।
द आउटर मोस्ट इसमें जो होता है ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, सबसे पहले इसका ग्लाइकोकाइलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके बाद मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकाइलिक्स जो होता है कभी कभी लूज सीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और कभी कभी ये टफ होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं सेल के इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ग्लाइकोकाइलिक्स कभी कभी लूज सीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और कभी कभी ये टफ हो जाता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। मीसोसोम जो होता है दोस्तों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इनफोल्डिंग जाके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम मीसोसोम कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक का ही सिर्फ फीचर है, ये यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। मीसोसोम जो होता है दोस्तों, जस्ट लाइक यूकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम होता है। ये रिस्पायरेशन में भी मदद करता है, रिस्पायरेशन, सेक्रेशन, इस सब में मदद करता है, सर्विस एरिया को ही ये बढ़ाता है। इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर कंटेन पिगमेंट। क्रोमेटोफोर जो होता है दोस्तों, ये पिगमेंट को कंटेन किया रहता है। उसके बाद आता है इट इज़ द स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट। ये जो बता रहे हैं वही मीसोसोम को, इट इज़ द स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोटिक के बारे में बता रहे हैं कि ये उसके सिमिलर होता है। जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इसमें हमारे मीसोसोम के जस्ट लाइक होता है। बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों भी हो सकता है। अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा, फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल होगा, सिंपल सी बात है। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग कैन बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो बैक्टीरिया कलर होगी, और ग्राम निगेटिव है तो बैक्टीरिया डीकलर्ड होगी। राइबोसोम एंड इंक्लूजिंग बॉडी। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर फाउंड इन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। जो राइबोसोम आता है दोस्तों, ये नॉन, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का फीचर है, दोनों में ये पाया जाता है। और ये जो होता है साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो इसका पार्ट ही है, उसमें पाया ही जाएगा। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 70 है। बस आप हमारी बातों को सुनते रहिएगा, लाइनों को ध्यान से देखिए और हमारी बातों को सिर्फ सुनिए। हम आपको लाइनें पढ़ के नहीं बता रहे, बस बताते चल रहे हैं, आप बस लाइनों को सुनिए, वही उसमें लिखा है। तो उसके बाद आता है हमारा राइबोसोम्स जो होता है 70S और 80S दो टाइप के होते हैं। जो 70S होता है दोस्तों वो हमारा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, 50S और 30S। इसको 80 मत जोड़ लीजिएगा, 50, 30, 80 हो गया तो ऐसा नहीं होगा। 70S है तो इसका 50S और 30S होगा। ये जो हमारा होता है ये हमारे प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू द प्रोटीन। ये बोल रहा है जैसे हमारा डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, वही इसके बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंक्लूजन बॉडी जो होता है, मतलब जो इंक्लूजन बॉडी होता है रिजर्व फॉर मटेरियल जो हमारे बॉडी में होता है उसी को इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी ये जो होता है प्रोकैरियोटिक फीचर होते हैं, हमारे में नहीं होते। साइटोप्लाज्म में जो होते हैं ये बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म में ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, फास्फेट ग्रैन्युल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्युल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स, 3 टाइप के ये होते हैं। और गैस वैक्यूल इन द फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल कलर के जो बैक्टीरिया होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। आप इसको याद रखिए, फास्फोर ग्रैन्युल, साइनोफाइसिन ग्रैन्युल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स, ये 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर के होते हैं, और इसमें जो होता है वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, और मेम्ब्रेन भी इसके वेल डेवलप्ड होते हैं, और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम सब इसके अंदर पाए जाते हैं। द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल प्रोटीन, प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्लांट सेल, लार्ज वैक्यूल भी पाया जाता है प्लांट में। एनिमल में जो होता है सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल विच ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट। अब देखिए जो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो प्लांट है, प्लांट के पास एक अंदर फीचर होता है जो जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल जो होता है हमारे एनिमल में नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल्स में सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि प्लांट में नहीं पाया जाता है। तो चलिए साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आप इसमें जो होता है बता रहे हैं 80S का राइबोसोम होता है। स्मॉल सब यूनिट 40 एंड लार्ज यूनिट यहाँ पे गलत दे दिया है दोस्तों, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 40S होगा और ये एक यहाँ पे 60S होगा। 60 + 40 जो होगा वो हमारा 80S राइबोसोम्स होगा। यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत है दोस्तों, 60S होगा यहाँ पे, सॉरी। फिर उसके बाद आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। जैसे दोस्तों सेल मेम्ब्रेन का हम देखिए, आप इसको रटिए मत, सेल मेम्ब्रेन समझिए। मेम्ब्रेन क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके आगे कोई मेम्ब्रेन लगा दिया जाए, या मतलब जैसे पतली झिल्ली की परत लगा दी जाए और हवा धूल मिट्टी उड़ रहा है, तो क्या करेगा वो आपको, वो धूल मिट्टी से आपके आने से पहले ही आपको रोक देगा, तो आपको बचा लेगा उस धूल मिट्टी से। तो ये हमारा क्या करता है, हमारे लिए प्रोटेक्शन का कार्य करता है, ये हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं केमिकल स्टडीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली ह्यूमन RBC इज साइंटिफिक टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इज द मेनली कंपोज ऑफ द प्रोटीन लिपिड। इसमें दोस्तों देखिए तो ये जो हमारा प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 52% पाया जाता है। जो इसमें ह्यूमन आरबीसी है वो जो फास्फोलिपिड जो होता है कंसिस्ट करता है पोलर एंड नॉन पोलर। ह्यूमन आरबीसी में बता रहा है जो प्रोटीन होता है 52% पाया जाता है और लिपिड 40% पाया जाता है। और 52-40 को आप जोड़ देंगे तो 98 ही होगा, अरे 92 ही होगा। तो 8% क्या पाया जाता है? 8% वही आपको बताना चाहता, 8% कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पाया जाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल ऑफ द पेरिफेरल। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो पेरिफेरल के चारों साइड में पाया जाता है, ये आपको बताना चाहते हैं। इसमें आता है हमारा पहला फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जिसको हमको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव देखिए सेमी परमेबल दो ही मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन और एक तो टोनोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स का, वो सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन है वो दोनों सेमी परमेबल होते हैं। और जो सेल वॉल होता है फुल्ली परमेबल होता है दोस्तों। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी विदाउट एनर्जी के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट हो उसे पैसिव एनर्जी कहते हैं। विदाउट एनर्जी जहाँ आपको ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी हमारा खर्च हो, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट है। क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर अगर पूछा जाए किसका होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवर ऑफ द बाइलेयर। बाइलेयर प्रोटीन की जो लिपिड की होती है बाइलेयर, उसमें जो होता है प्रोटीन हमारा आइसबर्ग की तरह कार्य करता है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में कार्य करता है। वो उसी लिपिड के ऊपर से मूव करता है, तो उसी को हम क्वासी फ्लूइड नेचर कहते हैं दोस्तों। ये प्रोटीन का क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का, तो उसी को हम कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। इसमें जो होता है दोस्तों बता रहे हैं ये कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं कैन नॉट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। इसमें जो होता है ये जो प्रोटीन का नेचर जो होता है फिक्स नहीं होता है। इसमें देखिए जो कि हमारे रॉबर्टसन साहब थे उन्हें बताया कि प्रोटीन का नेचर फिक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारा जो होता है ये 4 तरह के होते हैं। देखिए पहले प्रोटीन हो गया, फिर लिपिड, फिर उसके बाद लिपिड, फिर प्रोटीन। लिपिड की 2 बाई लेयर पाई जाती है, उसके ऊपर प्रोटीन उसके नीचे प्रोटीन, और लिपिड की 2 बीच में लेयर पाई जाती हैं। तो ऐसा इसका नेचर होता है, लिपिड की बाई लेयर होता है। फंक्शन जो होता है इसका सेल ग्रोथ में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन और सिक्रेशन और इंडोसाइटिस एंड सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल वॉल भी हमको मदद ही करता है, प्रोटेक्शन में भी मदद करता है। प्राइमरी सेल वॉल ना ये नॉन रिजिड होता है, इसको आप याद रखिए। आउटर कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और नॉन लिविंग होता है। प्राइमरी वॉल सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच इज ग्रेजुअली डायमेंसेस एंड द सेल मैच्योर। फिर सेकेंडरी इज फॉर्म्ड इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड द मेम्ब्रेन की साइड होता है। मिडिल लैमेला जो होता है कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। सेल वॉल ऑफ द एल्गी जो होता है ये सेलुलोज ग्लैक्टन एंड मेम्ब्रेन्स का बना होता है। प्लांट का सेलुलोज का बना होता है, प्लांट का जो वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है। एल्गी का सेलुलोज और ग्लैक्टन मेम्ब्रेन्स का बना होता है। कैल्शियम पेक्टेट जो होता है मिडिल लैमेला को फॉर्म करता है। बैक्टीरिया का जो होता है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड के द्वारा बना होता है। फंजाई का जो होता है हमारा दोस्तों वे काइटिन का बना होता है, नागेम नाम का बना होता है, इसमें दिया नहीं आपको बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कुछ नहीं है दोस्तों, आपको काफ़ी हार्ड लगता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के लिए आपको हम आज एक ट्रिक बता दे रहे हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, 1 मिनट दोस्तों, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है आपको बता रहे हैं। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, 1 मिनट, एक ही ट्रिक याद रखिए, EGLV, इसको पूरा आप ऐसे बजिए, इजी लव, इजी लव से आपको याद हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई का मतलब जी का मतलब गोल्गी बॉडी, एल का मतलब लाइसोसोम, वी का मतलब वैक्यूल्स। अब देखिए आपको पूरा यहीं खत्म कर दे रहे हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटेगा तो गोल्गी बॉडी में बदल जाएगा। जब गोल्गी बॉडी टूटेगा तो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लाइसोसोम टूटेगा तो वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। और जो नॉन इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसमें से जो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब नॉन इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट को फंक्शन करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटा गोल्गी बॉडी टूटा लाइसोसोम टूटा वैक्यूल्स में, तो ये इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, राइबोसोम पाया जा रहा है, जहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा वहाँ पे रफ होगा। जैसे कोई कहीं आप पिंपल्स की तरह समझ लीजिए, जैसे बॉडी पे कोई पिंपल्स है तो वहाँ पे स्किन थोड़ा मतलब अलग टाइप से लगेगी, उभार फिर प्लेन ऐसा लगेगा, तो वहाँ पे रफ हो जाएगा, तो रफनेस आ जाता है। जहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक मतलब जहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है वहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये फिगर में हमेशा आता रहता है, इसको हम सिस फेज कहते हैं, इसको ट्रांस फेज कहते हैं, इसको प्रॉक्सिमल फेज कहते हैं, इसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं। यहाँ पे बनने का स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैच्योर होने का स्टार्ट होता है। ये सिस फेज है, ट्रांस फेज है। यहाँ ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। फिर उसके बाद आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम में। देखिए इजी लव से याद रखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो चलिए हम देखते हैं इनके बारे में पूरा।
रेटिकुलम ऑफ द टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में, कैमिलो गाल्जी ने इसको दिया था गाल्जी बॉडी को। और लाइसोसोम जो होता है ये दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वैस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म द प्रोसेस पैकेजिंग ऑफ द गाल्जी बॉडी, ये याद रखिएगा, पैकेजिंग इन दी गाल्जी अपरेटस में मदद करता है। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जितने भी है सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो टाइप के होते हैं, SRE और RER। जहाँ पे राइबोसोम पाया जाएगा उसे RER कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे नहीं पाया जाएगा उसे RER या CR कहेंगे। तो RER जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जहाँ पे RER पाया जाएगा वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, जहाँ पे SER पाएगा वो लिपिड सिंथेसिस में मदद करेगा, ठीक। उसके बाद कैमिलो गाल्जी जो हमारे गाल्जी अपरेटस को दिए थे, ये जो इसमें कॉन्केव फेस वही जो आपको बताया कॉन्वेक्स फेस और कॉन्केव फेस, दो इसमें फेस होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट के बनता है और इसका जो मदद करता है दोस्तों, परफॉर्मिंग करता है पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल को पैकेजिंग सेल दी पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल में मदद करता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में भी मदद करता है। उसके बाद काफ़ी फास्ट नहीं देखेंगे दोस्तों तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आप बस 2x स्पीड में लगा के आप इसको स्पीड में बस सुन सकते हैं, कानून लगा के बस सुनिएगा और कुछ मत कीजिएगा। उसके बाद आते हैं हमारा लाइसोसोम में जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो जिसमें लाइपेज प्रोटीज कार्बन, अब इसको मैं रटिए मतलब रट क्यों रहे हैं लाइसोसोम, मतलब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो हमारे पाचन की मदद करते हैं। हाइड्रोलिटिक आप क्या खाते हैं, लिपिड खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, इसके अलावा क्या खाते हैं, कुछ नहीं खाते ना। तो लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कार्बोडेज, बस बात खत्म हो गया। ये ATPase पे बैलेंस करता है। और उसके बाद ये जो होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के न्यूक्लिक एसिड को ये कैपेबल करता है। तो उसके बाद आता है हमारा वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन का टोनोप्लास्ट होता है, कंटेन वाटर सैप स्केटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल ये कंटेन किया रहता है। अमीबा के लिए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, इंपॉर्टेंट टू इंस्पिरेशन में मदद करता है। इन मेनी सेल द प्रोटीन फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय द इन्फ्लूगिंग द फूड पार्टिकल। इसके कहने का मतलब है दोस्तों, इन मेनी सेल्स जो होता है प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय द इन्फ्लूगिंग, इसमें बता रहा है कौन किसके लिए क्या क्या, जैसे हमारे में माउथ हो जैसे प्रोटिस्टा में, इन्फ्लूगिंग ऑफ द फूड पार्टिकल ये जो पाया जाता है उसमें प्रोटिस्टा में पाया जाता है। आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया देखिए दोस्तों, सब आपको क्या बताए थे, प्रोकैरियोटिक, एक मिनट, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो होता है दोस्तों, इसमें प्रोकैरियोटिक जो होता है मीसोसोम होता है, जो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें जो होता है यूकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक हमारे एनर्जी का सोर्स कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें कौन करता है, मीसोसोम। तो मीसोसोम जितने भी फीचर इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, वो सब उसमें उसी की तरह रहेंगे, मीसोसोम की तरह। लेकिन मीसोसोम जो होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक का फीचर है, लेकिन ये यूकैरियोटिक का फीचर है। मीसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सिमिलर ही वर्क करते हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक में करता है, ये यूकैरियोटिक में करता है। चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ओनली अंडर द स्टैंडिंग, जब इसको रंगते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तभी इसका हमको पता चलता है। हाँ, आपको बता देते हैं एक चीज़ और, नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम कहाँ कौन कौन से होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल। NRC ट्रिक आप याद रखिएगा, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, ये तीनों नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम है। अब डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम कौन से आते हैं, डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं न्यूक्लियस, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम में हमारे आते हैं, डबल मेम्ब्रेनस देखिए पहले सेल से हमारा पहले नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम में न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। और डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। यमनसी ट्रिक रख सकते हैं, यमनसी ट्रिक और NRC ट्रिक। NRC में न्यूक्लियोलस, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, ये हमारे नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है। बाकी जितने भी पैराक्सीसोम, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, ये सब जितने भी हैं सब सिंगल मेम्ब्रेन हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप, ये डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है, यहाँ पे दे दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेन, इनर मेम्ब्रेन जो होता है फॉर्म क्रिस्टी बनाता है, इनर मेम्ब्रेन को ATP इसमें सिंथेसाइज होता है, इसके फ्लूइड का नाम मैट्रिक्स होता है। इसमें जो होता है, हाँ एक चीज़ और, सेमी ऑटोनोमस DNA। सेमी ऑटोनोमस क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस जो होता है दोस्तों, वो इसमें मतलब ये जो खुद के DNA रखते हैं, खुद के DNA, और जो भी खुद के DNA रखेंगे, जैसे सेमी ऑटोनोमस जो है उसका क्या मतलब है, जो खुद का DNA रखते हैं। खुद का DNA सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, तो इन दोनों का जो होता है ये 70S इसमें पाया जाता है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 70S लिखा भी गया है और ये सिंथेसिस करता है। उसके बाद S जो 70S 80S पढ़ते हैं, इसमें S क्या है, तो S जो होता है हमारा स्वेडबर्ग यूनिट होता है। यहाँ पे देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन की में क्रिस्टी बनाता है, क्रिस्टी जो होता है इनसाइड बनाता है। और ये जो होता है स्ट्रोमा, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना, थैलोकाइड, एक को जो हमारा एक होता है उसको थैलोकाइड कहते हैं। एक सिक्के को और कॉइन्स के काफ़ी ढेर हो जाए तो उसे ग्रेना कहते हैं। स्ट्रोमा लैमली जो ये हमारा ग्रेना है, ग्रेना को एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कौन करता है, स्ट्रोमा लैमली करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कोई जो होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया।
प्लास्टिड आते हैं, हम देखते हैं प्लास्टिड आर द फाउंड इन दी ऑल प्लांट एंड सेल बेस्ड ऑन दी पिगमेंट के आधार पर हमारे डिटेक्ट किए जाते हैं। तो अब ये हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं प्लास्टिड में क्या पूछ सकते हैं। इलाइलोप्लास्ट इसमें जो मतलब इसमें फूड के आधार पे हमारे बताते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलर के लिए प्रोवाइड करता है। अब देखिए इलाइलोप्लास्ट IOR है तो ये ऑयल को कंटेंट करता है। इलाइलोप्लास्ट स्टोर ऑयल। एल्यूरो मतलब क्या होता है प्रोटीन। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को कलेक्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट कलर को करता है। तो आपको याद हो जाएगा। अब ये 3 पॉइंट याद रखिएगा प्लास्टिड में। इलाइलोप्लास्ट ऑयल को, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कलर को कंटेन करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा स्ट्रोमा जो होता है उसी के फ्लूइड इसके अंदर के मैट्रिक्स का पार्ट होता है। मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है थैलोकाइड होता है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। जो हमारे उसके क्रोमेटिड के जो हमारा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है उसी के फ्लूइड का नाम हो गया। फिर उसके बाद जो होता है कैरोटीनॉइड इज द फ्लैट सॉल्युबल पिगमेंट, ये भी याद रखिएगा। कैरोटीनॉइड जो होता है वो जो होता है हमारा फैट सॉल्युबल होता है। राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी देखिए आप 70S होता है क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस है इसमें। उसके बाद ग्रेना आता है। ग्रेना जो होता है जो कॉइन्स के ढेर होते हैं उसे हम ग्रेना कहते हैं और एक को थैलोकाइड कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली एक दूसरे को आपस में इसको जोड़ते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलोकाइड। थैलोकाइड में जितने भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये जो होता है हमारे थैलोकाइड में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद साइटोस्केलेटन मतलब क्या होता है हमारा जो बॉडी उसका हड्डियाँ होती हैं उसी को स्केलेटन कहते हैं। अब साइटोस्केलेटन क्या है? ए इलोबरेट नेटवर्क ऑफ द फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये मैं अब देखिए स्केलेटन क्या मदद करता है हमारे सपोर्ट में, मतलब अगर हमारी बॉडी किसी पर टिकी है इस स्केलेटन पे ही टिकी है ना दोस्तों, तो अगर हम बॉडी में से स्केलेटन को निकाल लेंगे तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं बैलेंस करने के लिए। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट मोटेलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल में मदद करता है साइटोस्केलेटन। अब रटिएगा मत, बस नाम से समझिए आप, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है? तो इस मूविंग में मदद करता है। मूविंग में मदद करता है। सीलिया रहेगा, सीलिया जब हमारा रहेगा तो ये इसमें काफ़ी सीलिया जो है दोस्तों, इसमें सीलिया में काफ़ी जो होता है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं हेयर लाइक्स, तो ये काफ़ी पाए जाते हैं। ये छोटे होते हैं लेकिन इसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी पाया जाता है। फ्लैजिला जो होता है ये लॉन्ग होता है लेकिन इसमें कम जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजिला आर कंपेरेबली इन द लार्जर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेल मूवमेंट। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these is structurally different for the eukaryotic flagella। ठीक, the central core of the एक्सोनिमा, इसका सिलिया फ्लैजिला का जो कोर होता है ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। सिलिया फ्लैजिला का जो कोर पोर्शन होता है वो एक्सोनिमा होता है। और ये याद रखिए सिलिया एंड फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट और एक्सोनिमा याद करिएगा। एक्सोनिमा और सिलिया एंड फ्लैजिला का ये हो गया। उसके बाद जो बेसल बॉडी है दे आर कवर्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। 9+2 अब कैसे इसको हम दिखाएं? 9+2 भी डबलेट 9 होता है और जिसे आपको बता रहे हैं 9+2 स्ट्रक्चर है तो 9 जो होगा ये डबल होगा, 9 जो होगा ये डबलेट होगा और जो ये एन होगा सिंगलेट होगा। अब डबलेट कैसे? जैसे एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। तो 9 में क्या है? 1 2 2 है ना, तो 9 में 2 हो गया। और सिंगलेट क्या हो गया? 1 2, ये 2 सिंगलेट हो गया। उसके बाद ये जो बल्ब की लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इसको हम रेडियल स्कोप कहते हैं। रेडियल स्कोप जो होता है ये इसको जो होता है 9 वाला जो हमारा है इसको और ये जो सेंट्रल चीज़ है इसको दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो आप फिगर समझ गए होंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं। सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल्स। ए नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन सेंट्रियोल हमने आपको बताया था NRC। सेंट्रियोल क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग दिस 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल्स दे लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो होता है ये 2 होते हैं और दोनों परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं जिसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। जो बॉडी ऑर्गेनल्स होता है दोनों आपस में सेंट्रली अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं जिसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। द सेंटर पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनिशियस कॉल्ड एज हब। जैसे उसमें सेंटर पोर्शन क्या था? सिलिया एंड फ्लैजिला में हमारा एक्सोनिमा था और 9+2, बस कुछ मत याद रखिएगा आप सिलिया फ्लैजिला, बस ये याद रखिएगा 9+2 अरेंजमेंट होता है और एक्सोनिमा उसका कोर पोर्शन होता है। और सेंट्रियोल्स में क्या होता है? इसमें जो होता है हमारा कोर पोर्शन जो होता है वो हब होता है और उसके बाद इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 का होता है दोस्तों। 9+0 का अरेंजमेंट होता है। देखिए यहाँ पे 9+0 का अरेंजमेंट होता है। ठीक, इसमें कोर पोर्शन पे कोई हब पे कोई भी वो नहीं पाया जाता है हमारा। न्यूक्लियस की सबको जानते हैं आप, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोज किया था। ये मटेरियल न्यूक्लियस वाज द नेम इज द क्रोमैटिन, फ्लेमिंग ने दिया था इसको। फिर इंटरफेस न्यूक्लियस, द क्रोमैटिन न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियस है द मेम्ब्रेन एंड द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये जो न्यूक्लियस आपको बताया था टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम। आउटर मेम्ब्रेन पे जो होता है हमारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वही इसी बता रहा है। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन जब क्रोमोसोम को आधा काट देंगे तो उसी को हम जो दो बनते हैं उसे क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन जो होता है उसी से जुड़ा रहता है। क्रोमैटिन जो होता है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसी से जुड़ा रहता है। ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन कैन शो द स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए और बेसिक हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड सम आरएनए। क्रोमैटिन जो होता है सब चीज़ को कंटेन किए रहता है। एवरी क्रोमोसोम हैज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जो देखिए यहाँ पे आप फिगर समझ दें, ये जो है ये हमारा सेंट्रोमियर है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे ही हमारा सैटेलाइट पाया जाता है। ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे याद रखिएगा सेंट्रोमियर पाया जाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे हमारा सैटेलाइट पाया जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर इसको हम कई टाइप, देखिए आप एक चीज़ आपको और बता देते हैं। ये एक मिनट, ये हमारा क्रोमोसोम मान लीजिए है, ये यहाँ पे गोला है, फिर एक ये हमारा क्रोमोसोम है। ये दो चीज़ हमारे देख सकते हैं, ये इसके चार भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं हो गई। एक ये दोनों ये मेरा काइनेटोकोर हो गया। ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, मतलब सेंट्रोमियर ये सेंट्रोमियर हो गया, जो बीच में गोला है सेंट्रोमियर हो गया। और ये हमारा जो दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे काइनेटोकोर हो गए। ये 4 इसके स्ट्रक्चर हो गए। इसको यदि हम बीचों बीच काट दें दोस्तों, इसको हम बीचों बीच ऐसे काट दें तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। तो इसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में हमारे दो काइनेटोकोर, एक मिनट, एक क्रोमोसोम में हमारे एक क्रोमोसोम में हमारे दो काइनेटोकोर पाए जाएंगे। एक क्रोमोसोम में दो काइनेटोकोर, एक सेंट्रोमियर एंड दो क्रोमैटिड पाए जाते हैं। एक से दो काइनेटोकोर, एक सेंट्रोमियर और दो क्रोमैटिड पाए जाते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हमारे सेंट्रोमियर के पास होता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमारा सैटेलाइट के पास होता है। मेटासेंट्रिक, अभी इसको भी याद रखिएगा। मेटासेंट्रिक जो होता है हमारा वी शेप का होता है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप का होता है। एक्रोसेंट्रिक हमारा जो होता है जे शेप का होता है। और टीलोसेंट्रिक जो होता है रॉड शेप का होता है। जब ये सेंट्रोमियर मिडिल में रहता है तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं, वी शेप का होता है। जब थोड़ा सा स्लाइडली डाउन हो जाता है या अप हो जाता है तो उसे भाई सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। जो सेंटर से थोड़ा दूर गया होता है सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, उसे एल शेप कहते हैं। और एक्रोसेंट्रिक जब जो टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाए तो जिसे हम जे शेप से कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है टीलोसेंट्रिक जो रॉड शेप का होता है दोस्तों। तो उसके बाद सैटेलाइट जो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास पाया जाता है। क्रोमोसोम नॉन स्टैंडिंग होता है ये दोस्तों। उसके बाद न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। माइक्रोबॉडी जो होते हैं हमारे माइक्रो मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसल्स होते हैं। एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में ये हमारे पाए जाते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है। तो देखते रहिएगा, आपको इसे पूरा एक बार इसे आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपको दिखा दे रहे हैं और इसको आप बस लगा के सुनिएगा दोस्तों। बाकी ज़्यादा टाइम है नहीं आप पूरा कवर करने के चक्कर में। इसमें सब चीज़ दिया गया, इसका PDF हो सके तो हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो